आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताते हैं, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है और हम जानते हैं कि आप में से बड़ी संख्या में लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फैन हैं, उन्हें मानते हैं, उनकी शहादत को सलाम करते हैं और आपके मन में यह बात भी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो सम्मान नहीं मिला, वो स्थान नहीं मिला हमारे देश में जिसके वो हकदार थे। और बहुत सारी ताकतें ऐसी थीं जो उस समय भी उनके खिलाफ काम कर रहे थे, लेकिन वो हमारे देश के नायक थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आज ही के दिन उनके विमान की दुर्घटना हुई थी और उनके विमान की दुर्घटना के साथ ही अंग्रेजों के हाथों से अपनी शर्तों पर आजादी छीनने का सपना हमेशा के लिए टूट गया था, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये कहते थे कि आजादी हमारा अधिकार है, हम उसे अपने अधिकार की तरह लेंगे, भीख में नहीं लेंगे। उनकी मृत्यु के 2 साल बाद, हालांकि उनकी मृत्यु विवादित है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, यह जांच का विषय है, लेकिन तो भी उनकी इस विमान दुर्घटना के 2 साल बाद हमें आजादी तो मिली, लेकिन वो अपने अधिकार के तौर पर कम और एक तोहफे के तौर पर ज्यादा हमने प्राप्त की। आज हम आपके सामने यह सवाल लेकर आए हैं कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए होते, जिसके कि वो पूरे हकदार थे, तो देश में आज स्थितियां कितनी अलग होती। और अगर वो प्रधानमंत्री होते तो क्या भारत का बंटवारा होने देते? क्या भारत 2 टुकड़ों में बंटता? क्या पाकिस्तान का निर्माण होता? अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो कल्पना कीजिए, अगर वो होते तो क्या होता। क्या आप जानते हैं कि जिस विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी, ऐसा जो कहा जाता है, वो विमान उस समय थाईलैंड के बैंकॉक से वियतनाम और ताइवान होते हुए सोवियत रूस जा रहा था। असल में वो रूस जाना चाहते थे, रशिया जाना चाहते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि ऐसे समय में जब जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में अपनी हार मान ली, तब भारत की आजादी के लिए सोवियत रूस ही आखिरी उम्मीद बचा था और वही उनकी मदद कर सकता था। और यह सारा घटनाक्रम 15 अगस्त 1945 को शुरू हुआ था। यह वो दिन था जब जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया और इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत हो गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत को आजाद कराने के लिए जापान और जर्मनी जैसे देशों से सैन्य और दूसरी मदद ले रहे थे। वो किसी से भी मदद लेने को तैयार थे, बशर्ते कि भारत आजाद हो जाए। इसलिए वो जापान के आत्मसमर्पण से सबसे ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि इसके साथ ही उनकी उम्मीदें भी टूटती जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ भारत में महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा इस युद्ध में अंग्रेजों के साथ था। तो आप सोचिए, ये 2 तस्वीरें आप देख लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय अंग्रेजों के साथ थे और एक धड़ा भारत में ऐसा था जो अंग्रेजों के साथ था। 15 अगस्त 1945 को जब दिल्ली में अंग्रेज अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और कांग्रेस पार्टी के नेता उन्हें बधाइयां दे रहे थे, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने थाईलैंड से सोवियत रूस जाने का फैसला किया और इसी दौरान 18 अगस्त को सोवियत रूस जाते हुए ताइवान में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कहा जाता है कि इसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस पार्टी सुभाष चंद्र बोस की यह कहते हुए आलोचना करती थी कि वो हिटलर जैसे तानाशाह के साथ हैं, जो दुनिया में शांति का सबसे बड़ा शत्रु हैं। लेकिन नेताजी का कहना था कि वो उन सभी देशों और ताकतों के साथ हैं जो भारत को अंग्रेजों से आजादी दिला सकते हैं। और इसीलिए नेताजी ने जब जापान और जर्मनी की मदद ली तो उनका मकसद सिर्फ भारत को आजाद कराना था, उनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों से लड़ना था। और इसीलिए आज हमने अभी आपको देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया। ब्लैक एंड व्हाइट में आज आप ये समझिए कि उस दौरान कौन अंग्रेजों के साथ था और कौन अंग्रेजों के खिलाफ था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत की आजादी को लेकर 2 तरह के संघर्ष हुए। एक संघर्ष कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा था, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन का नाम तब दिया गया था। और इस आंदोलन के 2 बड़े चेहरे थे, पहले महात्मा गांधी और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इतिहास की किताबों में हमें यही पढ़ाया जाता है कि इसी आंदोलन ने भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी दिलाने की नींव रखी थी। इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों पर बहुत बड़ा दबाव पड़ गया था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत की आजादी के लिए एक और बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था, जिसके बारे में देश के लोगों को कभी भी ईमानदारी से बताया नहीं गया। यह संघर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे और इसके तहत उन्होंने वर्ष 1943 में
सिंगापुर में भारत की पहली निर्वासित सरकार का गठन किया और इस सरकार में वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। इस सरकार को दुनिया के 11 देशों ने अपनी मान्यता भी दी थी और ये बड़े बड़े देश थे। इनमें जर्मनी, इटली, जापान, इंडोनेशिया और बर्मा जैसे देश थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस सरकार के गठन के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना समर्थन नहीं दिया। सोचिए, जो दूसरे देश हैं बड़े बड़े, वो तो समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अपने देश के लोग समर्थन नहीं दे रहे, अपने देश के नेता समर्थन नहीं दे रहे। और महात्मा गांधी ने भी कभी यह नहीं कहा कि वो ब्रिटेन के खिलाफ नेताजी की इस निर्वासित सरकार के साथ हैं और वो इसका समर्थन करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी और पंडित नेहरू समेत बाकी नेताओं को भारत के अलग अलग किलों में तमाम सुविधाओं के साथ गिरफ्तार करके रखा गया था, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें सीधी चुनौती दे रहे थे। वो इस आजादी को छीनना चाहते थे अंग्रेजों से। वो मानते थे कि ये उनका अधिकार है, हम इसे भीख में नहीं लेंगे। नेताजी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत की पहली आजाद हिंद फौज बनाई, भारत का पहला राष्ट्रीय बैंक बनाया, भारत की अपनी करेंसी जारी की और भारत का अपना एक अलग खुफिया विभाग भी उन्होंने बनाया। सोचिए कितने दूरदर्शी थे। और यह सब करते हुए उन्होंने 30 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अंग्रेजों की गुलामी से उसे आजाद करा लिया था और वहां पहली बार आजाद भारत का झंडा उन्होंने लहराया था। कितनी बड़ी उपलब्धि थी। यानी भारत में आजाद, एक भारत के किसी हिस्से में भारत का झंडा लहराने वाले और उस हिस्से को आजाद कराने वाले वो पहले नेता थे। यानी उस समय अंग्रेजों के लिए भारत छोड़ो आंदोलन से भी बड़ी चुनौती नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और जो बात आज कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेगी वो ये है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को जो आजादी मिली, वो आजादी वो नहीं थी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस छीनना चाहते थे। वो आजादी नहीं, बल्कि एक सुविधा अनुसार किया गया ट्रांसफर ऑफ पावर था, जिसमें भारत अंग्रेजों से आजाद तो हुआ, लेकिन भारत में गवर्नर जनरल से लेकर तीनों सेनाओं में सबसे बड़े पद, तीनों सेनाओं के प्रमुख अंग्रेजों के पास ही रहे। आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लुई माउंटबेटन थे, जो आखिरी ब्रिटिश वाइस रॉय भी थे और वो इस पद पर 1948 तक रहे। यानी माउंटबेटन जो वाइस रॉय थे, उन्हीं को हमने आजाद भारत में पहला गवर्नर जनरल भी बना दिया। वो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल भी बनना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने ये गलती नहीं की, उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन भारत मान गया। इसी तरह आजादी के बाद 1947 से 1949 तक आजाद भारत की सेना के कमांडर इन चीफ भी अंग्रेज ही थे। 1947 से 1958 तक, यानी आजादी के 11 वर्षों तक भारतीय नौसेना के प्रमुख का पद भी अंग्रेजों के पास था। वर्ष 1950 में जब रॉयल इंडियन नेवी से रॉयल शब्द हटा दिया गया, तब भी इंडियन नेवी के, भारतीय नौसेना के प्रमुख एक अंग्रेज ही रहे। और इसी तरह वर्ष 1947 से 1954 तक जो है हमारी 1954 तक हमारी जो एयरफोर्स थी, भारतीय वायुसेना जो थी, उसके चीफ भी अंग्रेज ही रहे।